अगला सवाल भी महाराष्ट्र से ही है सर। अजीत पवार की बैठक में नहीं पहुंचे 5 एनसीपी विधायक, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के संकेत। देखिए जगदीश जी, अजीत पवार जो है, अजीत पवार न घर के हुए न घाट के। आपको पता है कि एक खबर आपने भी चलाई थी, आपने भी एक प्रोग्राम उस पर किया था कि वह माफी मांगते हुए फिर रहे थे। अजीत पवार माफी मांग रहे थे कि मैंने बहुत गलती कर दी, अपनी बहन के सामने ही अपनी पत्नी को मैं खड़ा कर दिया। घर में राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन उसका क्या, जो अजीत पवार ने शरद पवार को कहा बुढ़ा हो गया, घर में बैठना चाहिए, जरूरी है कि और भी आगे बढ़ेंगे, मौका देना चाहिए युवाओं को। तो युवा अजीत पवार ही है, सुप्रिया सुले नहीं है क्या? सुप्रिया सुले तो उनकी खून से जन्मी हुई है। अजीत पवार तो उनके खून से नहीं है। तो सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाएंगे कि अजीत पवार को बढ़ाएंगे? लेकिन फिर भी अजीत पवार को सबसे ऊपर रखा था उन्होंने। अजीत पवार ने थोड़ी सी हड़बड़ाहट की जगदीश जी, नहीं तो एनसीपी की कमान अजीत पवार के ही हाथ थी। अजीत पवार सोचे कि हम सीएम बन जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने उनको सपना दिखाया और वह सपना उनका टूट गया। डिप्टी सीएम उधर भी थे, महाविकास अघाड़ी में भी डिप्टी सीएम थे, उधर भी जाके डिप्टी सीएम बने। यह हुआ कि 2.5 साल के बाद में सत्ता गिर गई महाविकास अघाड़ी की, और ये एकनाथ शिंदे ने दगाबाजी की तो उधर की सरकार बन गई। मैं बोल रहा हूं कि सरकार तो आते जाते रहती है, इसके पहले भी आप डिप्टी सीएम थे तो उसमें क्या फर्क पड़ता था। लेकिन इस वक्त अजीत पवार ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर किया तोड़ने के बाद में। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन्होंने कमजोर करते करते इंडिया गठबंधन को और मजबूत बना दिया। अब शरद पवार 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़के जगदीश जी 8 सीटें जीत करके लाए, और 15 सीटों पर तकरीबन चुनाव लड़के अजीत पवार 1 सीट लेकर के आए। यानी कि शरद पवार की पार्टी जिंदा है। अजीत पवार अस्वीकार कर दिए गए हैं महाराष्ट्र में। जगन भुजबल को देख लीजिए जगदीश जी, जगन भुजबल के ऊपर शरद पवार को बहुत भरोसा था, लेकिन एक झटके में जगन भुजबल ही अजीत पवार के साथ चले गए। वह दिन तो दुखद था शरद पवार के लिए, लेकिन शरद पवार कहते हैं ना कि शरद पवार आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, और क्या नाम है कि कैसे पार्टी को लेकर के जाना है, चाणक्य असली वह है। और महाराष्ट्र के उनसे सत्तारूढ़ दल हो या कोई भी हो, हर कोई लेता था, राय लेता था, और बाला साहब ठाकरे से भी अच्छे समन्वय था, जबकि उनके साथ चुनाव नहीं लड़ते थे तभी। गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, उनका पक्का चला, गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, उनका हमेशा सबके साथ में समन्वय बना रहा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने देश के लिए कार्य किया। यही वजह है कि बहुत आगे नहीं बढ़ पाए शरद पवार, और पीछे भी नहीं गए, जहां थे वहीं आज भी हैं। वह कहते हैं ना कि 100 रुपया महीने में 2 दिन कमाने से अच्छा है 10 रुपया रोज कमाने। महीने में 300 रुपया हो जाए। बिल्कुल। और 100 रुपया के चक्कर में कहीं वह भी हाथ से चला गया तो दिक्कत हो जाए। तो शरद पवार ने यह कार्य किए, और शरद पवार ने जगदीश जी जो भी कहा है वह किया है। तो शरद पवार ने कहा है कि जिसने हमारी पार्टी तोड़ी मैं उसकी सरकार गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा। तो यह बातें की है, तो इसका मोदी तक कनेक्शन जाता है, और मोदी को भी डर लगता है। और मोदी यह समझ गए हैं कि महाराष्ट्र चुनाव ही हमारे राजनीति का आखिरी दिन होगा, उसके बाद सरकार बचेगी, इस चीज की गारंटी नहीं है। आरएसएस उनको रहने देगा राजनीति में, इस चीज की भी गारंटी नहीं है। लेकिन दुखद अमित शाह के लिए हो गया, जो अमित शाह विरासत समझ बैठे थे कि नरेंद्र मोदी की विरासत है, वो विरासत हमें मिलेगी, वह न घर के होंगे न घाट के, फिर राजनीति से वह इसी उम्र में संन्यास ले बैठेंगे। जी लेते हैं अगला सवाल सर। मैं कभी शरद पवार का साथ नहीं छोड़ता, अजीत पवार गुट के विधायक का बयान, क्या एनसीपी में आने वाला है सियासी भूकंप? देखिए जगदीश जी, मैंने आपको बताया अभी, आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने
यह बातें कही थी कि अजीत पवार गुट के विधायक भारी मात्रा में एनसीपी में, शरद पवार एनसीपी में जाने वाले हैं। अजीत पवार के पास कोई आएगा दूसरे दल से, यह संभव नहीं है। एकनाथ शिंदे के पास दूसरे दल से आएगा, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। देखिए यह क्या कर रहे थे एकनाथ शिंदे कि उद्धव ठाकरे से जो आएगा हम रखेंगे, शरद पवार से जो आएगा अजीत कह रहे थे हम रखेंगे। लेकिन इनके पास आ कहाँ कोई रहा है, इनके पास से तो जा रहे हैं, इनके पास से लोग जा रहे हैं वापस। अब भाजपा छोड़ के जो जाएगा उसको क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की हिम्मत है रख लेंगे, यह बात उठती। सवाल मुख्य मुद्दा यह है, उसको राहुल गांधी के अंदर ही दम है कि उसको रख लेगा और किसी के अंदर दम नहीं है। और मैं यह आपको बता रहा हूं जगदीश जी कि आप याद कीजिए आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वहां एकनाथ शिंदे से, अजीत पवार से और भाजपा से लोग शरद पवार से सोर्सेस लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को बोल के हमें कांग्रेस में शामिल करा दीजिए। यह चीजें मैंने आपको कई बार मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है। अगर यह बातें सच हैं और ऐसा है तो भाजपा के पास कौन आएगा, डूबती नाव पे कौन सवार होगा? जब मोदी अपने आप को नहीं बचा रहे, हरियाणा में जा रहे हैं 5,000 लोग नहीं जा रहे। आप बताइए 22 विधानसभा सीटों की आप रैली कर रहे हैं, 22 विधानसभा सीटों से 1,000 लोग आए तभी भी क्या नाम है, क्या एक विधानसभा सीट पे आपके 1,000 कार्यकर्ता भी नहीं है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके 1,000 कार्यकर्ता भी एक विधानसभा में नहीं है, तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? वहां पे क्या नाम है कि 5,000 6,000 लोग आ रहे हैं 22 विधानसभा से, तो आप चुनाव कैसे जीतोगे? जब मोदी की रैली में यह हाल है तो क्या नाम है कि उनके पास आएगा कौन? और जब यह जानता है कि मोदी खुद को पहले बचा ले, खुद नहीं हुआ बचने वाले, खुद जेल के जाने के कगार पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, जेपी नड्डा का जाएंगे, अमित शाह जेल के कटघरे में खड़े हो रहे हैं। यह लोग जब हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, चंदा वसूली के मामले में, तो इनके पास कौन आएगा? इनके पास से लोग जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से मीडिया में कई फार हो गए, गोदी मीडिया टीवी जो नेशनल चैनल कहा जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं लोग, और थे वह, ऐसा नहीं कि हम लोग भी किसी न किसी के फैन हुआ करते थे, लेकिन आज उन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। आज वह लोग 2 कौड़ी के हो गए, उनको कोई देखना पसंद नहीं करता, उनको सुनना पसंद नहीं करता है। तो यह चीजें क्यों हुई? क्योंकि उन लोगों ने विश्वास खो दिया, किसी एक व्यक्ति के नाकामियों को छिपाया, उन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन देश को दिया। और जब क्या नाम है कि सोशल और मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया, और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे हर एक वक्त तुरंत के तुरंत लाइव चला करके खबरें पहुंचाई जा रही है और लोग देख रहे हैं, लोगों को सच्चाई नजर आ रही है। पब्लिक को इतना बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, पब्लिक भी खबरों को देख रही है ना, तो उसके फैक्ट को चेक कर रही है, 10 जगह सर्च कर रही है क्या यह चीजें सही है, तब जाकर के वह उस पर भरोसा और विश्वास करती है। अगर हम जैसे लोगों का रीच आता है, अभी गलत खबर हम लोग चलाना शुरू कर दे तो वह रीच नहीं आएगी, लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा, तो वह खबर ही क्यों चलाना और वैसा क्यों करना? तो लेकिन गोदी मीडिया इस चीज को नहीं समझता। गोदी मीडिया को सरकार से दमदारी मिलती है, पैसे मिलते हैं, सब कुछ ऐसो आराम मिल रहा है, वह सरकार की भक्ति कर रही है। अब जब उन्हें यह समझ आया कि नरेंद्र मोदी अब चंद दिनों के मेहमान है, इनको कोई नहीं बचा पाएगा, तो देखिए सुधीर चौधरी भी नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़ा करने लगे, बोलने लगे कि बोले कि डंडा मार मार के चंदा वसूल लिए। बताइए सुधीर चौधरी जैसा व्यक्ति 100 करोड़ का क्या नाम की वसूली बाज तिहाड़ जेल जा करके आया हुआ व्यक्ति, जिसके टुकड़ों पर पल रहा है, उसी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की भी अंतरात्मा हिलोड़े मार रही है जगदीश जी। यह लोग भी समझ गए कि उनको पता चल गया है कि अब आने वाली सरकार जो है वो फिर हम अपनी असलियत में आ जाएंगे, असलियत में आ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए पहले से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हकीकत है कि चाहे अब देखिए नीतीश कुमार की बात ले लीजिए जगदीश जी, नीतीश कुमार का क्या हाल है, न घर के है न घाट के, पार्टी में दो फार होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी उनके कोई शर्तें नहीं मान रहे हैं,
बिहार को वह वादा किए, बिहार को वादा नहीं पूरा हुआ। बिहार की जनता बोल रही है आइए अब सड़क पर तब बताऊंगा आपको। 20 में आए बोले कि हमारा आखिरी चुनाव है, 19 में आए बोले विशेष राज्य का दर्जा और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालेंगे, किए कुछ नहीं, आइए इस पर बताता हूँ। तो क्या नाम कि ये चीजें जनता सब समझ रही है जगदीश जी, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जी जगदीश। बिहार की तरफ रुख करते हैं सर। अब एक नई पार्टी की उपज हुई है बिहार में, प्रशांत किशोर पीके नाम से, जो जिनकी जन स्वराज, उन्होंने एक नई पार्टी का लॉन्च किया है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। जगदीश जी, प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता। मतलब पहले ही पोल खुल गई है इनकी। जो प्रेजेंटेशन था इनका जगदीश जी, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जगदीश जी, जिस गाजे बाजे के साथ यह सपने देख रहे थे आने का कि भारतीय जनता पार्टी लॉन्च करेगी हमको, पीछे से खूब दे दा कर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि नीतीश कुमार से बात बिगड़ गई मोदी की। बात बिगड़ गई। अब नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया है, या तो हमारे बातों को मान लीजिए या तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। और इंडिया गठबंधन लेने से इनकार कर दिया है। उनका महागठबंधन में एंट्री हो सकता है, और नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव नहीं लड़े तो मोदी खुद तो नहीं आएंगे, उनको भी समाप्त कर देंगे। और भाजपा नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर चाहे जो भी हो, जितने भी यह दम लगा ले, इंडिया गठबंधन 130 सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। यह सर्वे चीख चीख करके कह रहा है। तो अब इन लोगों की जब सारा चीज इंटरनल सर्वे भाजपा सब कुछ करा उड़ा करके थक गई, देख ली कि नीतीश के साथ रहेंगे तो क्या होगा, नीतीश के साथ नहीं रहे तो क्या होगा, किसी भी कीमत पे नहीं आ रही है, तो प्रशांत किशोर के पीछे से हाथ खींच ली। अब तो वह ऐलान कर दिए थे कि 2 अक्टूबर को हम पार्टी लॉन्च करेंगे। न करते तो भी आफत था, और करे अगर न सही हुआ तो भी आप देखिए उनके साथ नजर कौन आया। उनके साथ जो थे वह गेरुआ गमछा लगाए हुए थे, यानी कि बीजेपी के लोग थे। समझ गए ना। और जो आगे बैठे हुए थे वो बीजेपी में कर रहा करते थे। तो वो पार्टी बीजेपी लॉन्च कर रही है या प्रशांत किशोर कर रहे हैं, यह भेद खुल गया, जन सुराज का बैंड बज गया। पहले ही भेद खुल गया उनका। तो इस हालात में आकर के खड़े हो गए ये लोग। अब इन लोगों की कोई विसार नहीं बची है। प्रशांत किशोर ने अपना छिछलेदर करा दिया जगदीश जी, ऐसे किसी ने सोचा नहीं था। प्रशांत किशोर का एक सम्मान कब रहता, जब प्रशांत किशोर देखिए जो काम जो व्यक्ति करता है वही करे तो बेहतर रहेगा। हर काम हर कोई कर लेगा तो फिर इस देश में क्या होगा। देखिए राजनीति में आजकल लोगों को अब इतनी चिंता नहीं है कि लोग हमसे क्या कहेंगे। हाँ। क्योंकि बिहार में ही नीतीश कुमार जब 20 साल से सीएम की कुर्सी पकड़ के बैठे हैं। देखिए 9 बार पलटी मारने वाले पहले व्यक्ति हैं नीतीश कुमार। अब उन्हें भी, प्रशांत किशोर को भी लगा होगा कि भाई जब नीतीश कुमार जैसे नेता, इतने पुराने नेता इतनी बार पलटी मार सकते हैं और इतने साल से कुर्सी पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। नहीं जगदीश नहीं, एक बात सुनिए, प्रशांत किशोर वजूद में कब आए? वजूद में प्रशांत किशोर 2014 में आए। नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेनिंग की थी उन्होंने, पूरी रणनीति तैयार की थी। तो उस वक्त अडानी का पैसा लग रहा था। उस वक्त जबरदस्त पैसे दिए जा रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जीत लिए तो इन लोगों को प्रेजेंट किया गया, प्रशांत किशोर को। और जब प्रेजेंट किया गया, यह राजनीति में इंटरेस्ट देने लगे, जबकि इनका काम राजनीति नहीं था, इनका तो कैंपेनिंग था। तो इनके साथ की जो टीम थी ना, इनको छोड़ करके अलग चल गई। वह कर्नाटक की टीम थी, वह टीम आ गई कांग्रेस के साथ, और यह अलग थलग पड़ गए। वह संस्था भी इनका बंद हो गया। अब इनके पास वैसे व्यक्ति ही नहीं मिल रहे थे कि यह जिताओ, किसी को जिता सके। और जो प्रेजेंटेशन यह किसी पार्टी के पास लेके जाते थे, वह प्रेजेंटेशन उसको पसंद नहीं आता था, तो इनको छोड़ दिया। तो यह बड़ी मुश्किल से जेडीयू में शामिल हुए। नीतीश कुमार की पार्टी ने इनको शामिल किया कि चलो बिहार की ही है, और बिहार में इनको शामिल। तो यह उसमें राजनीति करने लगे, भाजपा के लिए काम कर रहे थे, अब पार्टी में जेडीयू के थे।
नीतीश कुमार एक चंट आदमी वह निकाल करके इनको बाहर फेंक दिए तो आज तक धक्का ही खा रहे हैं। न ममता बनर्जी के पास गए तो उन्होंने भी नहीं लिया, कांग्रेस के पास आए तो कांग्रेस ने भी इनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब क्या नाम है कि या करे तो क्या करे, तो जन स्वराज को लेकर के गांव घूम रहे थे। हकीकत यह था कि वो भाजपा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए। बैकफुट पे आने के बाद सारा भेद तो यानी कि ये कहे कि ये धोखे में आ गए। हाँ, धोखे में आ गए। मतलब अपना जो बचा खुचा था वो अभी गवा बैठे, अब छिछलेदर कर दिए, जो कहते हैं ना छिछलेदर कर देना, वह छिछलेदर कर दिए। जी जगदीश।